नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अब जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, एकदम तड़ातड़ बिल पास हो रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा में। और अब जो सूचना मिल रही है वो ये है कि क्योंकि इतनी तेजी से और इतनी तीव्र गति से काम हुआ है कि कल तक दोनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो सकती है। दरअसल बहुत बड़े बड़े अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जिन्हें कहते हैं, उनको सरकार ने बिल के रूप में पास करा लिया। विपक्ष का यह कहना है कि यह तरीका बहुत गलत है कि आप चर्चा कर ही नहीं रहे हैं, जल्दीबाजी में, आनन फानन में ये सब बिल पास कराए चले जा रहे हैं। तो विपक्ष का वॉकआउट भी हो गया। वॉकआउट से सरकार को और सहूलियत हो गई। जैसे आज ही का देख लीजिए, अभी तक हम किसान कानून की बात कर रहे थे, अब श्रम कानून को सरकार ने आज ही लोकसभा में लाई और आज ही उसको लोकसभा में पास भी कर दिया। वो इसलिए कर दिया क्योंकि विपक्ष के पास संख्या बल तो पहले से ही नहीं था, लेकिन विपक्ष भी नहीं थी, तो न चर्चा, बहुत जल्दी से सब कुछ हुआ और उसके बाद उसको पास कर दिया गया लोकसभा में। लेकिन खबरों की खबर में यह जानना जरूरी है कि यह हुआ क्या है दरअसल। तो आइए खबर की गहराई में जाते हैं। लेबर कोड बिल का विरोध हो रहा है, लेकिन यह बिल क्या है, आइए आपको उसके बारे में बताएं। यह आज दोपहर ही 3 लेबर कोड बिल पेश हुए। ये अध्यादेश थे पहले और पास भी हो गए शाम तक। 300 से कम कर्मचारी अगर हों, इसमें प्रावधान है, तो छंटनी के लिए सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं है। पहले 100 कर्मचारियों तक ही कंपनी को यह छूट थी, अब वो 300 तक कर दिया है। छोटी कंपनियों में काम करने वालों की नौकरियां क्या असुरक्षित हैं, यह एक सवाल है। और यह भी बताया गया है कि हड़ताल के लिए 2 हफ्ते पहले देना होगा नोटिस। अब आपको यह बताते हैं कि विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्ष का यह कहना है कि श्रमिक संगठनों से, असंगठित क्षेत्र से बात तो हो, आपने अगर उनके लिए कुछ किया है तो उनको स्टेक होल्डर्स की तरह उनसे बात तो कीजिए, या बस फैसला सुना देंगे उनके लिए। प्रवासी मजदूरों के हक पर प्रहार हुआ है, ऐसा विपक्ष का मानना है। राज्यों के अंदर के प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दिया गया है, ऐसा विपक्ष का मानना है। और उनका यह भी कहना है कि तीनों विधेयकों को, और जो अब लोकसभा में पास हो गए हैं, उनको वापस लिया जाए और सुधार करके फिर लाएं। तो यह बोला है विपक्ष ने। सरकार की दलील क्या है, आपको वो भी बताते चलें। उनका यह कहना है कि जो स्थायी समिति है उसके 223 में से 174 सुझाव मान लिए। तो जब सुझाव मान लिए हैं हमने 233, माफ कीजिएगा, 233 जो स्थायी समिति के सुझाव थे उसमें से 174 मान लिए गए। सरकार का यह भी कहना है कि हमें ऑनलाइन 6000 से ज्यादा सुझाव मिले। ऐसे नियम से राजस्थान में रोजगार बढ़ा है, राजस्थान में जो कदम आया है उससे, पर ध्यान नहीं दिया गया। तीनों विधेयकों को वापस लें और सुधार के बाद फिर लाएं। सरकार की दलील आखिरी इस पर यह है कि श्रमिकों को समान वेतन की गारंटी मिलेगी इस कानून के लागू हो जाने के बाद, इस बिल के लागू हो जाने के बाद, लेबर कोड। तो यह है स्थिति अभी विपक्ष और सरकार के बीच में। और इन सब के बीच में सरकार ने लोकसभा में तो यह लेबर कोड बिल पास करा लिया। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे 2 मेहमानों का। अमीबेन याग्निक हैं, कांग्रेस पार्टी से आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, और राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता भी हमारे साथ है। अमीबेन याग्निक, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। देखिए, एक जो आलोचना सरकार की हो रही है वो ये है कि एकदम ना पाल रहे हैं ना टाल रहे हैं, सारी चीजें धड़ाधड़ करते चले जा रहे हैं। लेकिन उस चक्कर में क्या आपको लगता है कि संसदीय प्रणाली अपने आप में सवाल के घेरे में आती है कि जब सब चीज जल्दी जल्दी करनी है तो फिर ये इस पूरी व्यवस्था की जरूरत क्या है? सही बात है संकेत जी। जिस तरह आज राज्यसभा में 7 बिल पास हो गए, बिल्कुल विपक्ष का कोई नहीं था, ना उस पर चर्चा हुई। चर्चा का मतलब ये होता है कोई भी बिल पे कि आपको कोई सुझाव मिलता है,
और ज्यादातर हमेशा कंस्ट्रक्टिव सुझाव होता है कि ये सुझाव आने से बाद में ये कानून में ज्यादा स्पष्टता की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कानून है जिसके लिए वो ऑडियंस, वो टारगेटेड सेक्शन के लिए है, तो इसकी क्लैरिटी आ जाती है। ये चर्चा ना होने से ये बिल वैसे ही पारित हो जाते हैं कि भाई जितने लोग हाजिर थे उन्होंने हाँ बोल दिया, इस पे डिटेल में चर्चा नहीं हुई। तो कोई भी बिल में चर्चा नहीं होगी तो ये प्रोसीजर की जरूरत ही नहीं है, पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं है। आप ऑर्डिनेंस लाओ और बोल दो कि ये बिल ठीक है, पास कर दो, किसी का सुनने की जरूरत नहीं है ना। तो नहीं अभिमन्यु याज्ञनिक, लेकिन उसमें एक काउंटर सवाल है सरकार की ओर से। अब जैसे अगर आप राज्यसभा में देखें, जो फार्मर्स बिल को का मुद्दा था, उसमें बार बार हरिवंश नारायण सिंह कह रहे थे कि आप अपनी सीट पे जाएंगे तभी तो डिवीजन ऑफ वोट होगा। अब वेल में खड़े रहेंगे तो थोड़ी वो डिवीजन ऑफ वोट्स बुला देंगे। और दूसरा चीज, इस केस में भी चर्चा तब होती जब विपक्ष रहता हाउस में। आप अगर हाउस ही छोड़ के चले जाएंगे तो फिर चर्चा कैसे होगी? सारे विपक्ष ने कहा कि हमें सुनो और हमें डिवीजन चाहिए। सारे ने अपनी बातें रखी थी ये फार्म बिल पे, बताया था कि किसान का हित में नहीं है, किसान स्टेक होल्डर्स है, उनको सुना नहीं गया है। तो ये सारी बातें उन्होंने अपनी जगह पे बैठ के चिल्ला चिल्ला के बताई। जब नहीं सुनाई गई तब वो आगे आए। तो ये प्रोसीजर है, चाहे वो मांगे या ना मांगे, एक प्रोसीजर होना चाहिए कि एवरीवन शुड बी हर्ड, सबको सुनना चाहिए। और इतनी जल्दी क्या है वो मुझे समझ में नहीं आता है। 2 दिन और लग जाते, चर्चा और हो जाती तो कानून मजबूत हो जाता, कानून अच्छा हो जाता। तो ये इतनी जल्दबाजी क्यों है वो सरकार बता नहीं रही है। जी शांतनु गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, चाहे सीएए का मामला हो, जेईई नीट का मामला हो, किसान का मामला हो, श्रमिकों का मामला हो, सरकार का हमेशा से मैंने देखा है एक टेम्पलेटेड रिस्पॉन्स रहा है कि पहले तो फैसला ले लिया और उसके बाद ये बोला कि जो भी इसका विरोध कर रहा है वो दरअसल भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है और अब हम लोगों तक जाएंगे इसका सही संदेश फैलाने। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, चाहे सीएए हो, जेईई नीट हो, किसान हो या ये श्रमिक कानून हो, फैसला लेने के बाद जनता को क्यों बताया जा रहा है? फैसला लेने से पहले क्यों नहीं इस पर एक प्रॉपर चर्चा होती है? देखिए, मैं चाहूंगा संकेत, आप अपने चैनल को भ्रम फैलाने का माध्यम ना बनने दें। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 3 बिल पास हुए हैं उसमें लोकसभा में, उसमें 3 बिल हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हैजार्ड एंड वर्किंग कंडीशन 2020। अभी जो तीनों ही बिल हैं 2019 में आए, इन पे पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी बनी, आपने कहा स्थायी कमेटी बनी, जो बीजेपी हेड नहीं करती है, बीजेडी के सांसद करते हैं, उसमें कांग्रेस के हर पार्टी के मेंबर होते हैं। उन्होंने 233 रिकमेंडेशन दी, जैसा आपने कहा 233, जिसमें से 174 मान ली गई, जो अनप्रेसिडेंटेड है। अगर आप पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन कितनी बिल में मांगी जाती है, वो 30-40% भी हो जाती है तो बहुत ज्यादा माना जाता है किसी भी सरकार में। भाजपा सरकार में नहीं, आप कभी का देख लीजिए पिछले 70 साल में स्टैंडिंग कमेटी कितनी रिकमेंडेशन मानेंगे। और इसकी जो मेन रिकमेंडेशन है वो 300 एम्प्लॉय वाली जो आप IRQT की बोल रहे हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन है, वो सरकार की रिकमेंडेशन नहीं है, वो सरकार का पॉइंट भी नहीं है, वो स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन है। तो पहले तो ये भ्रम दूर करें कि 2019 में आया था। और आपको, अगर किसी को, आपकी जनता को बताने के लिए, व्यूअर्स को, स्टैंडिंग कमेटी में ओपन बिल ड्राफ्ट होता है, उस पर डिबेट होती है। इस पे आप सर्च करें तो पिछले 1 साल में कई आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, काउंटर आर्टिकल लिखे जा चुके हैं। स्टैंडिंग कमेटी हर तरह के स्टेक होल्डर को बुलाती है। शांतनु गुप्ता, हर स्टेक होल्डर को बुलाया गया। अगर आप इस पर्टिकुलर केस की बात करें, बिल्कुल इसी की बात कर रहा हूं। वो तो भाई, ये तो मैंने अपने ओपनिंग ग्राफिक में ही बोला कि स्थायी समिति के 233 में से 174 सुझाव भी माने सरकार ने, और हम लोग उन लोगों में से नहीं है जो चीज अच्छी 74% डिमांड मानी गई। बिल्कुल, आमीबेन याग्निक के पास मैं अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगा, और हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये एनडीटीवी की या हमारी कोई पोजीशन नहीं है कि हम जबरदस्ती हर चीज का विरोध करें, क्योंकि सिर्फ विरोध करना है। जो अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन जो खराब है, अगर उसको दोष सुधारने के लिए अगर कोई कुछ बात कर रहा है तो वो बात क्यों ना सुनी जाए, और ऐसी अफरा तफरी और आनन फानन में ये बिल क्यों पास किए जाए। सिर्फ इसी बिल की बात नहीं हो रही, आप इस पूरे सेशन में अगर देखें तो चर्चा कम हुई, पूरा जोर इस चीज पे था कि जल्दी से जल्दी सब कार्रवाई हो। देखिए, और ये सेशन पहले ही खत्म हो रहा है। अब जैसे ये जो आप बिल करें, मैं शांतनु गुप्ता 1 सेकंड, वॉकआउट ऑपोजिशन ने किया, बिल्कुल आप देखें, इसमें आपने ये बोला कि भ्रम ना फैलाएं, मैं आपको बता रहा हूं कोई भ्रम नहीं फैला रहा, हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। कुछ चीजें जो अच्छी हैं उसका जिक्र हम यहां पर करना चाहेंगे। अच्छी क्या है? टीवी पत्रकार भी श्रमजीवी पत्रकार होंगे,
इस कानून के हिसाब से, महिला पुरुष के वेतन में समानता होगी इस कानून के हिसाब से, अनुबंधित कामगार को नियमित वाले लाभ दिए जाएंगे इस कानून के हिसाब से, स्वरोजगार वाले भी ईपीएफ के दायरे में आएंगे इस कानून के हिसाब से, नए श्रम कानून के तहत नए प्रावधान हैं ये, और साल में एक बार घर जाने का किराया भी मिलेगा। तो शांतनु, जो चीज अच्छी है वो है, लेकिन अगर ये बताया जा रहा है कि आपने एम्बिट बढ़ा दिया, यानी कि 300 लोगों की अगर कंपनी है तो उसके बाद फिर अब आपको सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं है, कांट छांट या छटनी से पहले हड़ताल के लिए 2 हफ्ते का नोटिस देना पड़ेगा। मैं उसको उत्तर देता हूं। देखिए, जितनी भी, पहले तो आपको 2 बात बता दूं कि जैसे आपने कहा कि 74% रिकमेंडेशन स्टैंडिंग कमेटी की हैं, जो भाजपा की नहीं होती है, जो पार्लियामेंट का एक प्रोसीजर है। ये 300 वाली नंबर है, ये स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन है, गवर्नमेंट के ओरिजिनल ड्राफ्ट की नहीं है, पहली बात। तो इससे पता लगता है कि वो भाजपा का नहीं, यानी सारी पार्टियां उस पर सहमत होती हैं। देखिए, कई बार आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि जैसे मैं जीएसटी का एग्जांपल देता हूं, जीएसटी काउंसिल के अंदर कोई डिबेट नहीं होती है, सारे बिना किसी वोट के मान जाते हैं, बाहर जाके कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स है। तो ये गलत प्रणाली है। क्या मैं अंदर कमरे के मान जाऊंगा, बाहर पॉलिटिकल पॉइंट्स लेने के लिए उसका विरोध करूंगा? ये गलत तरीका है, पॉलिटिकल पार्टीज को उससे बचना चाहिए। जो जीएसटी उसका उदाहरण। ठीक है, मैं जवाब ले लूं। अमित बहन याग्निक, आप ये बताइए, आपने सुन लिया शांतनु गुप्ता का ये कहना है कि जिस तरीके से, एक सेकंड आमिर बहन से मैं रिस्पॉन्स तो ले लूं इतनी देर से, मेरा पूरा आमिर बहन याग्निक, 300 शांतनु गुप्ता, और ऐसा बहुत लोगों का विचार है कि आप अंदर मीटिंग में कुछ और बोलेंगे या उस तरीके से विरोध नहीं करेंगे। ये अभी अध्यादेश बहुत टाइम से था, लेकिन आपने मौका अभी चूज किया इसको क्रिटिसाइज करने का, इससे पहले आपने किया नहीं। दिक्कत क्या है और सही तरीके से आप मुद्दा क्यों नहीं उठा पा रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कमेटी में कुछ और बोलते हैं। आपने देखा कि 300 सजेशंस आए, उसी से आपको पता चलता है कि स्टेक होल्डर्स का कितना इसमें मायने रखता है। इतनी सारी इश्यूज होंगी कि 300 सजेशंस आए, उस पे से जितने भी लिए, और ये चर्चा के लिए आवश्यक है। और हर बार ऐसा बोलना कि कमेटी में कुछ होता है और बाहर आके कुछ और बोलते हैं, कुछ बोलते नहीं है। हर बार ही चर्चा में आप देखेंगे, हर बिल के चर्चा आप निकाल के देखो, हर एक में हमने जो भी है हाईलाइट करके बताया है, और हर पार्टी ने बताया, जिस पार्टी को चांस मिला है बताने के लिए कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सरकार अपनी दलील में ये कह रही है कि स्थायी समिति के 233 में से 174 सुझाव मान लिए गए हैं, तो फिर इसमें केस कहां है? क्योंकि ये जो स्थायी समिति है, इसमें कांग्रेस के भी प्रतिनिधि होंगे, इसमें और पार्टियों के भी प्रतिनिधि होंगे। तो अगर आपकी बहुत सारे सुझाव मान लिए गए हैं तो फिर दिक्कत क्या है? फिर भी बिल को तो लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी में आना चाहिए, उसको डिस्कशन में आना चाहिए। प्रोसीजर क्यों है पार्लियामेंट में अगर जो डिस्कशन करना ही नहीं है? स्टैंडिंग कमेटी के बाद जो निर्णय लिया गया है वो सही है, हम सहमत है। हम भी वो देखें वो रिवाइज्ड बिल क्या है, पहले का बिल क्या था बिफोर इट वाज सेंट टू द स्टैंडिंग कमेटी। तो ये देखने के बाद इस पर चर्चा होती है, पढ़ने के बाद होती है। इतनी जल्दबाजी क्यों है? दैट इज द क्वेश्चन। शांतु गुप्ता, आपने सुन लिया, चर्चा के लिए समय देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोविड का इस्तेमाल करके आपदा को अवसर में बदलने की एक प्रयास, और उसकी परिभाषा यही है कि खटाखट बिल पास करो? देखिए, मैंने जैसा संकेत मैंने पहले से बताया, 2019 से ये टेबल्ड है। उसके बाद इस पर स्टैंडिंग कमेटी हुई, बहुत सारी आउटसाइड रिकमेंडेशन आई, 233 पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन आई, इसमें 74 मान ली गई। तो ये आपाधापी में नहीं हुआ है, पहले तो ये बात मैं क्लियर कर दूं। दूसरा, देखिए, आप एक बार अगर ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आते रहे तो आप कहेंगे ऑर्डिनेंस की सरकार है तो बिल ही नहीं पास करवाती। आप पार्लियामेंट में वॉकआउट कर जाएंगे नॉन इशू पर, जो लगता है कि आपको मंडियों के साथ खड़े होना है, किसानों के साथ नहीं खड़े होना, उस मुद्दे पे आप वॉकआउट कर जाएंगे। और वॉकआउट करा के जब डिस्कशन नहीं होगा, पास हो जाएगा, तो आप कहेंगे डिस्कशन नहीं होगा। ये तो ऐसा है, चित भी मेरी पट भी मेरी। आपके 300 वाले पॉइंट पे मैं एक बात और कह रहा था। पहले तो बात है कि वो स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन था। दूसरा, राजस्थान में ये 300 वाली कंडीशन पहले से आ चुकी है और वहां पे एम्पिरिकल एविडेंस है कि इससे एम्प्लॉयमेंट, नेट एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। एसोचैम की, सीआईआई, फिकी की सबकी इंटरनल स्टडी है कि इससे नेट एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, इससे ज्यादा इंडस्ट्री ज्यादा आई है। उसे पता लगता है कि अब मेरे लिए बहुत कड़े कानून नहीं है, मैं इंडस्ट्री खोल सकता हूं, इससे नेट एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। हम तो ये चाहते हैं ना, हम यहाँ बैठ के जॉब की डिबेट करते रहते हैं। सरकार जॉब नहीं दे पाएगी, सरकार के पास मात्र 2% जॉब है, जॉब प्राइवेट सेक्टर के पास ही है। तो आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें अपनी रैंकिंग 100 से 50 में आ गई है, उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 12 से 2 पे आई है, वो काम करना होगा कि किस तरह से हम बिजनेस को आसान बनाएं। बिजनेस को देखिए, एक आखिरी उदाहरण से खत्म करूंगा, बस आखिरी उदाहरण से। हम नेहरूवियन इकोनॉमी में होता क्या था, मूवी में ऐसा होता था, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता था वो मिल का मजदूर होता था, और जो हमारा विलन होता था वो हुक्का लगा के, साइड लॉक लगा के एक विलन दिखाया जाता था। तो हमें बताया गया कि कॉर्पोरेट वाला तो चोर है,
उस मानसिकता से बाहर निकल रही है सरकार, चाहे वो बजट के सेशन में हो, चाहे वो फार्मर के सेशन में। फ्रीडम वाली चीज है। हम अमेरिका को इतनी बड़ी कॉर्पोरेट, ठीक है, वो आप मानसिकता से बाहर निकलिए, लेकिन फिर ऐसी भी अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए कॉर्पोरेट्स के लिए कि एक ऐसी स्थिति हो जाए कि आप एकदम उल्टा कर दें। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, कॉर्पोरेट मुनाफा कमाना चाहता है। मुनाफा कमाना कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट सेफगार्ड करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। अगर आप वो भूमिका ठीक से निभा सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, लोग दुआएं देंगे। लेकिन उसका पता हमको आगे चल के ही चलेगा, क्योंकि अभी जो डाउट्स उठाए जा रहे हैं मन में, उन डाउट्स का जवाब देना जरूरी है। और आमी बहन याग्निक और शांतनु गुप्ता, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते बस इतना कहना चाहते हैं कि वो हर आवाज जो कि आपके विरोध में है, जरूरी नहीं है कि वो आवाज या वो आलोचना भ्रम पैदा करने के उद्देश्य से ही हो। कभी कभार कुछ लोग कुछ बातें इसलिए भी उठाते हैं, बिना किसी उद्देश्य के भी उठाते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहे हैं या नहीं। क्या सरकार इसलिए इस ऐसे लोगों के लिए संवेदनशील होगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वरना तो बड़ा आसान है ना, आप हर विरोध में उठती हुई आवाज को बोल दीजिए भ्रम एजेंडा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों की खबर जारी रहेगा। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब जो लेटेस्ट हुआ है वो ये है कि ड्रोन के माध्यम से हथियार गिराए गए हैं जम्मू और कश्मीर में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुफिया सूचनाओं पर पाक ड्रोन द्वारा गिराए गए कुछ हथियार कल रात बरामद किए गए। पुलिस ने एक असॉल्ट राइफल, एक पिस्तौल और 3 AK मैगजीन और 90 राउंड गोलियां बरामद की। अखनूर क्षेत्र का मामला है।